देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में। डॉक्टर सोमनाथन साहब, जो कि आपके सामने आज कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट के हिसाब से बैठे हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से इस कमेटी के चेयरमैन थे, और इस कमेटी ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया। एक्सटेंसिव कंसल्टेशन 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, कई मीटिंग्स हुई, कई राज्यों के साथ, करीब करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमेटी ने इंटरेक्शन किया। उनके इस राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरीज, राज्यों की पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी ने अपने अपने इनपुट दिए। राज्य सरकारों के जो एम्प्लॉयज की एसोसिएशंस थी, उन सब ने इंपॉर्टेंस दी। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पर जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो, और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखना। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में, और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए, और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है, और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके, और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके, और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन,
किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपये पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के, वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉइज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी।
तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, पोर्टल वोटल सब बनने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस, वो सारे बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। और जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं एनपीएस में, उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट पहले की तरह मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, जो कि बहुत बड़ी, वैसे भी मेडिकल रीइंबर्समेंट अभी भी पुराने ओपीएस के मेथड के टाइम से ही मिलता है, वो चेंज नहीं है। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, खास सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारी संघों के साथ अभी बैठक की और सरकार अब एक नई पेंशन स्कीम लेकर आ रही है। ये एनपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दरअसल खाका मूलतः पुरानी पेंशन योजना का है, लेकिन विपक्ष ना ले उड़े इसका क्रेडिट, इसीलिए नाम रख दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और पुरानी पेंशन योजना के तहत जिस तरह से आपकी बेसिक पे का आखिरी जो तनख्वाह थी, बेसिक पे थी, उसका 50% आपको बाकायदा पेंशन के तौर पर मिला करता था, वही अब किया जाएगा। और मौत हो जाती है जो पेंशनधारी है, जो कर्मचारी है, तो उसकी धर्मपत्नी को या उसके पति को 60% अमाउंट भी मिलेगा। इसके अलावा एक न्यूनतम स्तर रखा गया है, वो 10,000 है, 10 साल की सर्विस। यहां पर यह पुरानी पेंशन योजना जो है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अब सरकार ने इजाद की है, 25 साल की सेवा पर है। 10 साल अगर आपने सेवा की है तो 10,000 कम से कम, और उसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ दिया जाए तो 15,000 रुपए की पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। और इसमें एक और खास बात, जहां पर यह अलहदा अलग हो जाती है पुरानी पेंशन योजना से, उसमें जो कर्मचारी है उसको कोई कंट्रीब्यूशन, योगदान करने की जरूरत नहीं है। सरकार जो 14% दिया करती थी, उसे अब बढ़ाकर 18.5% सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा। तो जो एक बड़ा मुद्दा बन रहा था और उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, अब यह सामने आ गई है सिफारिश। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अगस्त का महीना है, 1 अप्रैल 2025 से यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं। अंकित, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कह रही है सरकार की कंट्रीब्यूशन को छोड़ दो, तो दरअसल ये पुरानी पेंशन योजना वापस आ रही है। वो नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि विपक्ष ले उड़ेगा सारा क्रेडिट, पर यहां पर सरकार झुकती दिख रही है। पर बड़ी खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी। जी बिल्कुल, करीबन 25 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लगातार ओपीएस एक ऐसा मुद्दा था। संदीप, हमको भूलना नहीं होगा कि पिछले जो है, अगर हम जो 4-6 सालों के चुनावों की बात करते हैं, तो वहां एक बड़ा मुद्दा रहा था, चुनावी मुद्दा रहा था। फिर चाहे वो हिमाचल की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव खत्म हुए, तो वहां पर भी ये एक बड़ा मुद्दा रहा था। और अब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया ना, कि पुरानी बोतल में एक तरीके से नया जो उसमें जो सामग्री भर करके बेची जा रही है, और बताया ये जा रहा है कि इसका नाम बदल दिया है। शराब पुरानी है, थोड़ा सा उसका फॉर्मूला बदला है। जी बिल्कुल, आप ज्यादा बेहतर उसको जो आकलन कर पा रहे हैं। लेकिन इवनिंग को आप बात शराब की करने लगेंगे तो इसी तरह का जवाब मिलेगा। संदीप जी, मैं हालांकि जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए इस समय निश्चित तौर पर जश्न का माहौल जरूर होगा। हाँ। और शायद वो लोग इसको और ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम जो है उसके बात करते हैं, यानी कि सरकार की स्कीम की बात करते हैं, तो बताया क्या गया? बताया यह गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के जो टोटल राजनीति चल रही थी, तो न्यू पेंशन स्कीम के आने के बाद में जो तमाम तरह की आपत्तियां थी, उसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया, स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद में देश ने दुनिया भर में क्या क्या मॉडल्स अपनाए जाते हैं, उस पर चर्चा की गई। और यहां पर भी हमारे देश में भी जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बातचीत करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन संदीप, हमको जो है यह भी नहीं भूलना होगा कि विपक्ष ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। और जब आप नई पेंशन योजना लेकर आए थे, तब आपने ये सारी समीक्षा और वर्ल्ड वाइड जो एक्सपीरियंस है, उनका फायदा क्यों नहीं उठाया? आशुतोष, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन सरकार एक बार फिर रोल बैक भी करती दिखाई दे रही है। 2 हेडलाइन दिख रही है यहां पर राकेश आपको।
इस खबर में? हाँ, देखिए, रोल बैक भी कह सकते हैं और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इस जो यूपीएस ला के सरकार, हिमाचल चुनाव के टाइम पे याद होगा कि हम आप रहते थे चर्चा में, और हिमाचल चुनाव के समय पर कांग्रेस का एक सूत्रीय एजेंडा था कि हम पुरानी पेंशन योजना स्कीम को लागू करेंगे। लेकिन जब सरकार बनी तो उसके बाद उसके ऊपर 5,500 करोड़ का अतिरिक्त भार आया और उसके चलते राज्य सरकार उस ओर कदम उठाने से ठिठकती रही। तो मुझे लगता है ये जो नई स्कीम आई है, इस स्कीम से जो पहले बैकफुट पे थी केंद्र सरकार, वो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकारों को बैकफुट पे लाने का प्रयास भी कर रही है। और यहाँ पर 23 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अगर हम राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी मिला लें, 90 लाख कर्मचारियों की तादाद हो जाती है। तो जिस पेंशन स्कीम को लेकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके पंकज विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा था, उस तलवार को कुंद कर दिया है क्या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर सरकार ने? नहीं, उस तलवार को कुंद नहीं किया है, बल्कि वो तलवार तो अब और तेज हो गई है। विपक्ष को इसका श्रेय मिलेगा कि विपक्ष के दबाव में सरकार को घुमा फिराकर, चाहे उसको नाम कुछ भी दे दें, एक पेंशन स्कीम लानी पड़ी। आप देखिए कि कितने दबाव से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार इन चुनावों के बाद गुजर रही है। ये उसका एक बड़ा भारी उसकी एक मिसाल है कि अभी आपको अगर 303 सीटें होती तो क्या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम इस तरह से आती। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस बार चूंकि 161 प्लस 79 सीटें यानी 240 सीटें आई हैं, इसलिए एक भारी दबाव का सामना इस सरकार को करना पड़ रहा है। दबाव राज्य सरकारों पर भी आ जाएगा, अब यूपीएस पर जाना पड़ेगा। इसका दूसरा पक्ष ये है कि पीएफआरडीए वो लगातार कह रहा था भाई वो पैसे तो हम राज्य सरकार को दे नहीं सकते, जब हिमाचल ने या राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना लागू की थी। पर अब सरकार जो यूपीएस लेकर आई है, राज्य सरकारों को भी तो अब यही अपनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो राज्यों में भी, ज्यादातर राज्यों में इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को ही तो समस्या सामने आने वाली है। जिस तरह की भी समस्याएं आर्थिक सामने आएंगी, पेंशन के लिए इतने धन का इंतजाम कहां से करेंगे, क्या करेंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जो आपने बात की, सौरभ मालवीय, आई हैव टोटली रन आउट ऑफ टाइम और मैं माफी भी चाहूंगा, पर खबर इतनी बड़ी आ गई थी। पर आपकी प्रतिक्रिया, सरकार लगातार बीजेपी कह रही थी अरे भाई पैसे पेड़ पर थोड़ा उगते हैं, इतने पैसे हम कहां से लेकर आए, तो अब पैसे कहां से आ जाएंगे। और कर्मचारी को योगदान खुद करने की जरूरत नहीं, सरकार ही अब 18.5% अपनी तरफ से कर देगी, यानी कि पैसे तो थे। संदीप जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को, लाखों करोड़ों दर्शकों को साधुवाद इस चीज के लिए कि केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी फैसला की और जो कर्मचारी हित में फैसला हुआ, इसलिए मोदी सरकार को भी शुभकामनाएं और बधाई कि इतने सुंदर और शानदार निर्णय। बड़ा फैसला ये तो पहले से था, 50% मिलती थी आपकी लास्ट बेसिक की। पहले कानून पलट दो, फिर वही पुरानी चीज ले आओ और कहो ताली बजाओ। बिल्कुल नहीं, ये आपका प्रेडिक्शन है, आपकी ये भूमिका है सर। ये दुनिया भर के देशों में, आपके रिपोर्टर अभी बता भी रहे थे अंकित गुप्ता, कि दुनिया भर में कैसे राज्य सरकार के वहां की सरकारें कर्मचारियों के लिए करती है। वो एक विशेष अध्ययन के बाद इस तरह की स्कीम लाएगी। तो मतलब वो विशेष अध्ययन एनपीएस को लेकर नहीं किया गया था। कल आपको मैं न्योता देने वाला हूं प्रोफेसर सौरभ मालवीय, इस पर हम एक लंबी विस्तार से चर्चा करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।